नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय नौसेना की तैयारियों की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आज शाम ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,000 नए कोविड रोगियों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.66% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। एनआईए ने पुंछ साजिश मामले में तहरीकुल मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आज अपने पूर्ण सत्र में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के बारे में फैसला करेगा। और निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले वर्ष चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय नौसेना की तैयारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तत्परता का पता चलता है कि वो चीन के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री सिंह ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत का ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नौसेना को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत के लिए 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बी खरीदे जाने के हाल के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सी बर्ड और आईएनएस विक्रांत सहित इन प्रयासों से भारतीय नौसेना की पहुंच का दायरा बढ़ेगा। विक्रांत को जो मैंने देखा है, मेरा विश्वास पक्का है कि आज तो विक्रांत बन रहा है, वह भी आईएनएस विक्रमादित्य से कम नहीं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि आईएनएस विक्रमादित्य से भी बेहतर इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा। उसको देखने के बाद भी मेरा हौसला बढ़ा। अब हमारी पहुंच धीरे धीरे हिंद महासागर से बढ़कर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक हो जाएगी इस प्रकार के कैरियर के साथ। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले वर्ष स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत को नौसेना बेड़े में शामिल किया जाना आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सर्वोत्तम उपहारों में एक होगा। श्री राजनाथ सिंह ने कोविड महामारी के बीच निर्माण कार्य में लगे सभी नौसेना अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि 42 लड़ाकू जहाज स्वदेश में निर्मित किए गए हैं, जो देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति का प्रमाण हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आज शाम कानपुर पहुंचेंगे। वे कानपुर देहात में अपने जन्मस्थल परौंख जाएंगे और इसके बाद राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। श्री कोविंद अपने जन्मस्थल में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लंबे समय के बाद देश के किसी राष्ट्रपति ने अपने दौरे में निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग का उपयोग किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये ट्रेन यात्रा उन तमाम भारतीय राष्ट्रपतियों की ट्रेन यात्राओं की ही कड़ी में शामिल है, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में आम लोगों के साथ करीब से जुड़ने के लिए रेल की पटरियों का रुख किया। इससे पहले साल 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विशेष ट्रेन के जरिए इंडियन मिलिट्री अकादमी की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे। देश के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्राथमिकता हुआ करता था। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
बिहार के सिवान में अपने पैतृक गांव जीरादेई जाने के लिए रेल मार्ग को ही चुना था। रामनाथ कोविंद की ये रेल यात्रा भी बेहद खास है और इसीलिए राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी स्टेशनों को विशेष तौर पर सजाया गया है। राष्ट्रपति की विशेष रेलगाड़ी कानपुर देहात के 2 स्टेशनों झींझक और रूरा पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, जहां राष्ट्रपति अपने स्कूल के दिनों के दोस्तों, मित्रों और सामाजिक जीवन के साथियों के साथ संक्षिप्त मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति की रेल यात्रा के मद्देनजर सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित छात्रों की चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा के लिए आज शाम 4 बजे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि विद्यार्थी आज तीसरे पहर तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। ओडिशा में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर बाद घोषित किए जाएंगे। ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और माध्यमिक परीक्षा के परिणाम भी आज घोषित किए जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण 10वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छात्र अपने अंक राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शाम 6 बजे से देख सकते हैं। वे अपने परीक्षा परिणाम अपने मोबाइल नंबर से 56767550 पर एसएमएस भेजकर भी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित होने की संभावना है। इसके बाद राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त जूनियर कॉलेजों में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी आयोजित की जाएगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव जारी कर कहा कि जूनियर कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सीईटी परीक्षा के जरिए समरूपता और तुलनीयता बनाए रखना सभी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। लेकिन सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सीईटी में भाग लेना पूरी तरह वैकल्पिक है। एक रिपोर्ट। सीईटी राज्य बोर्ड के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यह 100 अंकों का एमसीक्यू फॉर्मेट में 2 घंटे का ऑफलाइन एग्जाम होगा। 100 अंकों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से जुड़े समान अंकों के प्रश्न होंगे। जीआर ने कहा कि हालांकि सीईटी पूरी तरह से वैकल्पिक है, लेकिन सीईटी देने वाले छात्रों को उनके सीईटी स्कोर के आधार पर जूनियर कॉलेज में दाखिला में प्राथमिकता मिलेगी। उनके प्रवेश के बाद अन्य छात्रों की 10वीं कक्षा में उनके मूल्यांकन के आधार पर जूनियर कॉलेज में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। जीआर ने सूचित किया कि राज्य व बोर्ड के छात्रों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि वे पहले से ही रद्द एसएससी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर चुके हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 30,79,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 60,73,000 टीके लगाए गए हैं। कोविड टीका महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण है। वैक्सीन बीमारी को रोकने की क्षमता बढ़ाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीका अभियान का निरंतर विस्तार कर रही है। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य का 21वां स्थान है। राज्य में 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 255 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,280 हो गई है। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.1% है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98.7% है। राज्य के 31 जिलों में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य के 3 जिले अलीराजपुर, बुरहानपुर और खंडवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। तीनों ही जिलों में कोई नया और सक्रिय मामला नहीं है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल मामलों में से केवल 2.03% लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। देश में साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,527 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.66% तक पहुंच गई है। अब तक कोविड संक्रमण से 2,91,00,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 51,667 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 1,329 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,93,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 17,35,000 कोविड जांच की गई। अब तक 39,95,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,50,00,000 से अधिक कोविड टीके शेष हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक 30,54,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। अगले 3 दिनों में राज्यों को 47,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। केंद्र सरकार लगातार देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर जोर दे रही है। नए चरण में पहला निःशुल्क टीकाकरण अभियान इस महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ। नए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार 75% टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, उच्च अधिकारी और राज्य कोविड कार्यबल के सदस्यों सहित जिला कलेक्टरों ने भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये अविश्वसनीय है। जब कोविड अपने चरम पर था, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर राजनीति कर रही थी। श्री पात्रा ने कहा, ये ओछी राजनीति है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से गठित ऑक्सीजन ऑडिट समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन आवश्यकता को 4 गुना करके दिखलाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर कहा कि क्या डॉक्टर, अस्पताल, रोगी और उनके परिजन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट मनगढ़ंत है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय की ऑक्सीजन ऑडिट समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार प्रयासों से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन तेजी से बढ़ाने में मदद मिली। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन जन केंद्रित हैं। कोविड महामारी के दौरान 100 स्मार्ट शहरों में से 50 से अधिक शहरों में काम कर रहे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शहरी प्रशासन को वायरस के फैलने के बारे में समय पर सही सूचनाएं देकर राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लेख में श्री पुरी ने लिखा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 3 महत्वाकांक्षी मिशन प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, कायाकल्प और शहरी बदलाव, अटल मिशन, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। ग्रांट थॉर्नटन भारत अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,20,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। इससे पहले आकाशवाणी समाचार को एक साक्षात्कार में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घर केवल 4 दीवारों और एक छत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन घरों में गैस कनेक्शन, सेप्टिक टैंक के साथ उचित सीवेज जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1456
7, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज नागपुर में धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास की तलाशी ले रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने सचिन वाझे मामले में देशमुख और उनके करीबी साथियों के नागपुर में आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे थे। ये मामला मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा इस वर्ष मार्च में अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श ग्रुप और रिद्धि सिद्धि ग्रुप की कंपनियों की लगभग 366 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियों में राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली स्थित कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि शामिल हैं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान पुलिस के विशेष दस्ते द्वारा दायर की गई एफआईआर के आधार पर आदर्श ग्रुप के मुकेश मोदी, राहुल मोदी और अन्य पदाधिकारियों तथा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। जांच से पता चला है कि इन्होंने और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने धोखाधड़ी करके जमाकर्ताओं के पैसे निकाल लिए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय नौसेना की तैयारियों की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आज शाम ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,000 नए कोविड रोगियों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.66% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना हुए। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुंछ साजिश मामले में तहरीक-उल-मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आज अपने पूर्ण सत्र में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के बारे में फैसला करेगा। और निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पुंछ साजिश मामले में तहरीक-उल-मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ये मामला पहले एक आतंकी मोहम्मद मुस्तफा खान की गिरफ्तारी और उसके आवास से हथगोले और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के बाद पुंछ जिले के मेंढर पुलिस थाने में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दायर किया गया था। इसके बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया। जांच से पता चला है कि 7 आरोपी तहरीक-उल-मुजाहिदीन के पाकिस्तान स्थित आतंकियों तथा पुंछ और कुवैत स्थित उनके सहयोगियों की भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की गहरी साजिश में शामिल थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के हाजीपुरा इलाके में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। अंतिम समाचार मिलने तक तलाशी की कार्रवाई जारी थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ आज अपने पूर्ण सत्र में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बारे में फैसला करेगा। पाकिस्तान को कार्यबल ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार इस सूची से हटाए जाने का प्रयास कर रहा है। मीडिया की खबरों के अनुसार पाकिस्तान धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराए जाने की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देता रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि ग्रीस की 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ग्रीस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वर्ष 2003 के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की ग्रीस की ये पहली यात्रा है।
इसके बाद डॉक्टर जयशंकर G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। In Greece, he will be making a bilateral visit on June 25 and June 26 for talks with his Greek counterparts, apart from other engagements. This is, of course, the first visit at the EM's level since 2003. After Greece, EM will travel to Italy to attend the G20 ministerial meetings. These include the ministerial meetings related to foreign minister level as well as the development ministers level, both of which will be represented by EM from India. विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव रीवा गांगुली दास ने कल पूर्वी एशिया वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सुश्री दास ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि तय की जा रही आचार संहिता समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए और इससे किसी के भी हितों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसिजेक में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय सौरभ ने फाइनल में 220 का स्कोर किया। भारत के अभिषेक वर्मा इसी स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय निशानेबाजी टीम की ये आखिरी प्रतिस्पर्धा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे सौरभ चौधरी 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हैं। जर्मनी के सुअल में ISSF विश्व कप में उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वो ISSF विश्व चैंपियनशिप, ISSF विश्व खेलों, एशियाई खेलों और एशियाई एयरगन चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र भारतीय निशानेबाज हैं। 2019 में दिल्ली में ISSF विश्व कप में सौरभ ने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अभी 29 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की होनहार निशानेबाज मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में काफी व्यस्त निशानेबाज रहने वाली हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था। उन्होंने ISSF विश्व कप में पहली बार शामिल होते हुए स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में तहलका मचा दिया था। ग्वादलजारा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में कई अनुभवी ओलंपिक विजेताओं के बीच स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय युवा खिलाड़ी हैं। मनु की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी को जीवंत कर दिया। उस समय भारत के अधिकतर शीर्ष निशानेबाज 20 वर्ष या उससे कम उम्र के थे, जिसकी शुरुआत 16 वर्ष की मनु भाकर ने मैक्सिको में की थी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अनुभवी हिना सिद्धू को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अपनी विशिष्टता साबित की। 2019 में मनु ने सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल में अपना विशिष्ट प्रदर्शन किया था। मनु ने 2019 के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। शशि भूषण त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल के निराशाजनक दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 तक की अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना हुई। श्री मोदी ने कई ट्वीट में आपातकाल का विरोध और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री अमित शाह ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ और सत्ता के अहंकार में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या की थी। श्री शाह ने कहा कि आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, क्योंकि ये केवल एक परिवार के खिलाफ आवाजों को दबाने के लिए लगाया गया था। श्री शाह ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को नमन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाली कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर हर प्रकार की स्वतंत्रता का अंत कर दिया था।
उन्होंने कहा कि आपातकाल कांग्रेस का वास्तविक रूप है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए आपातकाल घोषित किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी और महान देशभक्त थीं, जिन्होंने अनेक महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। श्री नायडू ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश में संगीतकार और गायक मदन मोहन के जीवन की झलकियां। गीत का व्यूअर्स पोल अवार्ड भी मिला है। जानते हैं इस गीत की धुन किसने बनाई थी? इसकी धुन बनाई थी संगीतकार मदन मोहन ने। आज 25 जून है और जन्मदिन है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी शक्ल से बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते थे। अपने अच्छे दोस्त राज कपूर की तरह वे भी एक अभिनेता बनना चाहते थे, पर उनके पिता ने इसकी इजाजत देने से उन्हें मना कर दिया, बल्कि उन्हें फौज में भेज दिया। फौज में कुल 2 साल काम करने के बाद मदन मोहन लखनऊ पहुंच गए और ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे। वहां उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसी शख्सियतों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह जागी। मदन मोहन जब सेना छोड़ आए तो अंग्रेजों से राय बहादुर का खिताब पाने वाले उनके पिता ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकलकर मदन मोहन ने कुछ गजलें रिकॉर्ड की। बात नहीं बनी तो एक्टिंग की, मन नहीं लगा, फिर एस.डी. बर्मन के सहायक बने। पहली बार 1948 में फिल्म शहीद में गाने का मौका मिला। 1950 में मदन मोहन को देवेंद्र गोयल की आंखें में पहली बार संगीत देने का मौका मिला। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उत्कंठा से पिता की नजरें बेटे की पहली फिल्म पर लगी थीं। आंखें रिलीज हुई, संगीत की खूब तारीफ भी हुई, मगर पुत्र की कामयाबी पर गर्व करने के लिए पिता राय बहादुर चुन्नीलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहंदी अली खां की जोड़ी ने संगीत और गीत की जो जुगलबंदी पेश की, उसे उनके चाहने वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। नीति आयोग ने बच्चों, किशोरों और महिलाओं में मोटापे की समस्या की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में महिलाओं और बच्चों में मोटापे की बढ़ती समस्या सामने आई है। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने इस समस्या के निराकरण के लिए सुझाव दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय नौसेना की तैयारियों की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आज शाम ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,000 नए कोविड रोगियों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.66% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना हुए। एनआईए ने पुंछ साजिश मामले में तहरीकुल मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आज अपने पूर्ण सत्र में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के बारे में फैसला करेगा। और निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।